आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजा आएगी क्योंकि हम बात करेंगे, नहीं मजा क्यों आएगी वैसे अंबानी ब्रदर्स की बात करेंगे। 25 करोड़ का फाइन लग गया है। मजा इसलिए आएगी क्योंकि अब मैं स्टडी ग्लोस पे फुल टाइम आ गया हूँ। बार बार बता रहा हूँ, मैं अब स्टडी IQ पे मैं लेक्चर्स नहीं करूँगा, यहीं पे ही करूँगा। तो आई होप मेरे आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जून तक 1 मिलियन चाहिए, कुछ करो। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, अभी इसी वक्त डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। प्रमोशन होंगे यार थोड़े, क्योंकि ये आपके लिए ही है, तो ये लिंक दिया है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते सर हम काम करना चाहते हैं। दोस्तों आप थोड़ा सा रुक जाइए, मई से हम एक्सपैंड करेंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट पे काम चल रहा है, थोड़ा सा चीज़ें अभी ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, फिर मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो स्टडी ग्लोज ये चैनल है और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और सिद्धांत सर वाला जो चैनल है वो शायद 1-2 हफ्ते में मैं डिलीट कर दूंगा, एक ही सब कुछ रखूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, सारी PDFs आपको यही मिलेगी। देखो यार, सेबी ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं स्टेक्स शेयर से ही रिलेटेड है। इन्होंने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ का फाइन लगा दिया। अंबानी परिवार पे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीता अंबानी, टीना अंबानी। देखो ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, तो हम बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। पहले तो ये देखो 1997 का सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर, ये क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं जो बोल रहा हूं काफी टेक्निकल है। आप अगर इसको ऐसे समझेंगे तो जिसको इकोनॉमी की अच्छी नॉलेज नहीं है वो नहीं समझ सकता। मैं बहुत आसान तरीके से बताता हूं। अगर कोई भी प्रोमोटर या ग्रुप 5% से ज्यादा वोटिंग राइट्स एक्वायर करती है, उसको ओपन ऑफर टू माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स ये करना पड़ता है। नहीं समझे? चलो आसानी से समझाते हैं। देखो मामला क्या है, सिंपल तरीके से। यहां पे रिलायंस को इसलिए पिनलाइज किया गया है क्योंकि उन्होंने 12 करोड़ के इक्विटी शेयर्स जो जनवरी 2000 में बांटे थे, उसमें इरेगुलरिटीज हैं, है ना। कुछ चीजें समझो आप। सेबी का जो ऑर्डर है जनवरी 2000 का, देखो रिलायंस इंडस्ट्री ने 12 करोड़ शेयर 38 एंटिटीज को बांटे थे, जो कि रिलायंस ग्रुप का ही हिस्सा थे। सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसा उठाना है तो आप मार्केट से उठाओगे, ठीक है। मान लो आपकी कंपनी है, जैसे स्टडी ग्लोज है, तो मैंने बोला कि मुझे पैसा चाहिए अपनी कंपनी बढ़ाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कंपनी को सेबी में लिस्ट करवाऊंगा, पब्लिक करूंगा इसको, ठीक है। सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सब कुछ देखेगी, उसके बाद अब मैं अपने शेयर्स जारी करूंगा। कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि आप जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे या मैं इन्वेस्टर्स लेके आऊंगा, उनकी मेरी कंपनी में हिस्सेदारी है। अगर मैंने कंपनी के शेयर्स इशू किए तो इसका मतलब उनकी मेरी कंपनी में हिस्सेदारी है। सिंपल सा मतलब दोस्तों ये है कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो और मैं आपको बदले में रिटर्न। देखो वैसे तो ये इतना ज्यादा टफ है, मतलब अगर इसको कोई आम इंसान जिसको इतनी इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, जिसको बेसिक नॉलेज भी है, बहुत मुश्किल है उसके लिए समझना। तो हम क्यों बैठे हैं भैया, सब कुछ आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे हम समझते हैं, आपकी इकोनॉमिक्स भी ऐसे तैयार होती रहेगी। और इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स, मतलब सब्जेक्ट्स तो काफी फेवरेट है। हिस्ट्री वैसे मेरा फेवरेट है। तो देखो ऐसा है कि सेबी ने ऑर्डर निकाला था जनवरी 2000 में, और यही बोला था कि 12 करोड़ का जो शेयर है वो उसमें इरेगुलरिटीज है, ठीक है। इरेगुलरिटीज क्या है, इसके तहत SAST हुआ क्या 1994 में, 1994 में मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको पैसा उठाना है तो आप शेयर इशू कर दो। 1994 में कुछ चीज हुई, क्या हुई, कुछ शेयर्स इशू किए गए। अब 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो स्टॉक वारंट। स्टॉक वारंट क्या होता है, मार्केट से आपको पैसा उठाना है, आप शेयर इशू करोगे, आपने पैसा ले लिया। स्टॉक वारंट होता है कि कंपनी का स्टॉक, ध्यान दीजिएगा, स्टॉक का वारंट, कंपनी का स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक डेट पे खरीदना, ओके। यानी कि अगर मैंने बोला आप मेरी कंपनी स्टडी ग्लोज, मैंने बोला कि मैं आपको 100 रुपए का शेयर 15 अप्रैल को दूंगा, तो 100 रुपए का शेयर मैं आपको 15 अप्रैल को दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा
कि 15 अप्रैल तक मेरे शेयर ऊपर जाएं कि नीचे जाएं। समझ गए? स्टॉक वारंट कंपनी ही इशू करती है, यानी कि मैं ही स्टॉक वारंट इशू करूंगा। इसमें स्टॉक ऑप्शन भी होता है। स्टॉक ऑप्शन बेसिकली, ऑप्शन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन मतलब मेरे पास ऑप्शन है ना, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द ऑब्लिगेशन। ऑप्शन मतलब हमेशा एक ऑब्लिगेशन नहीं होगा, वारंट मतलब ऑब्लिगेशन होगा। ऑब्लिगेशन मतलब आपको करना ही करना है। स्टॉक वारंट अगर मैंने इशू किया, खरीदना ही है आपको, अगर आपने बोल दिया। लेकिन स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है कि जरूरी नहीं है आप खरीदे, मेरा मन। ओके, तो स्टॉक वारंट यहां पे आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पे वारंटी इशू किया गया था रिलायंस द्वारा। ओके, तो अब देखो, शेयर को इशू करने के दो तरीके होते हैं। सर सीधा न्यूज पे आओ, समझ ही नहीं पाओगे न्यूज को। अगर मैं सीधा समझाऊं, मैं चलो आपको थोड़ा सा पढ़ देता हूं कि इकोनॉमिक टाइम्स की लाइन कहती क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स की लाइन ये बोलती है कि द अलॉटमेंट वॉज मेड आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन ऑन वारंट्स अटैच्ड विद 6 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स विच वर इशूड इन 1994. Through this conversion, rail promoters together with PAC has increased their stake from 22.7% to 38.3%. नहीं समझ में आया ना, इसीलिए मैं आपको पहले इकोनॉमिक टर्म समझा रहा हूं। तो अब शेयर को आप दो तरीके से उठा सकते हो, एक तो डायरेक्ट और एक है डिबेंचर्स। ठीक है, 3-4 तरीके के शेयर्स, मतलब स्टॉक मार्केट को वैसे 3-4 तरीके से, अगर मार्केट से पैसा उठाना है तो 3-4 तरीके होते हैं। डिबेंचर्स मतलब क्या होता है? डिबेंचर्स जो डेट क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने किसी को पकड़ा, मैंने बोला कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, तो वो हो गया डिबेंचर्स। अब इसमें दो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं, एक होते हैं कन्वर्टेबल और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल आपको समझना है। कन्वर्टेबल वो होते हैं कि जैसे मान लो डेट इशू किया, मतलब उसने मुझे, मैं कंपनी हूं, मैंने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जारी किया। ठीक है, मैंने बोला कि मुझे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स चाहिए। मैं शेयर्स नहीं इशू करूंगा, मैं सीधा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो कि मुझे बहुत पैसा दे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, 10-15 साल इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो मैंने एक पेपर बनाया, वो इशू कर दिया, और उसका नाम है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब अगर ये मैं कर रहा हूं, दैट मींस नॉन कन्वर्टेबल जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। किस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? शेयर्स में। बस हो गया काम। यानी कि जिन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट ना किया जा सके, that are known as non-convertible debentures. ओके, तो अब इसका फायदा क्या है भाई? शेयर तो बहुत बढ़िया, शेयर तो ऊपर नीचे जाता रहता है। अगर मान लो डिबेंचर्स, आपने मुझे पैसा दिया और मैंने उसको शेयर में कन्वर्ट कर लिया, मैं उसको आगे बेच सकता हूं ना, मैं उसको स्टॉक मार्केट में बेच सकता हूं। लेकिन यहां पे मैं बेच नहीं रहा हूं, तो इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है हर साल। आपने पैसा लगा दिया 1 करोड़, ठीक है, जैसे तुम बहुत अमीर हो गए, तुम हो अमीर, इनफैक्ट तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिया, मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको, आप तुम शेयर नहीं, मैं इसको शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्टडी ग्लो जो शेयर, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जारी कर रहा है, उसको तुम शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बदले हम एक काम करते हैं, तुमको हर साल या हर महीने इंटरेस्ट देते रहेंगे। ये होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो जाहिर सी बात है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। समझ गए? तो दोस्तों, यही मामला फंसा है। अब आखिरी में हमको समझना है पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, पीएसी, जो आप हर न्यूज में देखेंगे, हर जहां पे भी पढ़ेंगे आपको पीएसी देखने को मिलेगा। एक्टिंग इन कंसर्ट का मतलब होता है, ये स्लैंग टर्म है बेसिकली। ठीक है, जैसे स्लैंग लैंग्वेज होती है ना। देखिए, अगर आप दो तरीके के दो बात करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो बहुत ही, ओ कपूर साहब स्वीट लीजिए, है ना, ओ माय गॉड, शिवलरी, बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स। और एक होता है, यार लो तुम क्या बकवास। ठीक है, वो स्लैंग हो जाती है। तो ये एक्टिंग इन कॉन्सर्ट एक स्लैंग लैंग्वेज है, स्लैंग टर्म है। यानी कि एक्टिंग इन कॉन्सर्ट मतलब क्या है? कॉन्सर्ट, एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, साथ में। यानी कि जब आइडेंटिकल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लो मुझे बनना है नंबर 1, मुझे अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना, तुम्हें भी अपनी कंपनी को इसी कंपनी को नंबर 1 बनाना है, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे कि यार मुझे भी तुम्हारी कंपनी को नंबर 1 बनाना है, तुम्हें भी अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाना है, तो चलो ना साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको कहते हैं पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में ये वो मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं जो एक ही फाइनेंशियल आउटकम के लिए काम करते हैं। समझ गए? जैसे मान लो यहां पे 38 ये पे पीएसी है, 38 पीएसी है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। रिलायंस ने 6 करोड़ एनसीडी, ध्यान दीजिएगा, 6 करोड़ के एनसीडी 38 पीएसी को बांटे। इसका मतलब क्या हुआ?
नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स उन पर्संस को बांटे हैं जिनका सेम गोल है, यानी कि रिलायंस को नंबर 1 बनाना है। तो रिलायंस को नंबर 1 बनाना है, इन 38 के 38 इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया, बदले में इनको मिला एनसीडी। अब आप समझे, और ये किसके थ्रू हुआ? स्टॉक वारंट के थ्रू। इन तीनों को कंबाइन कर दीजिए जो अभी तक मैंने बताया। अब अगर किसी को भी इसमें जरा सा भी डाउट है, देखिए टेक्निकल है, जरा सा भी डाउट है तो दोबारा इसको पॉज करके सुन लीजिए। अब आरोप ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रमोटर्स ने 6.83% स्टेक को एक्वायर कर लिया। ध्यान से, एक साल में मार्च 1999 से लेकर 2000 तक, मार्च 1999 से लेकर 2000 तक 6.83% प्रतिशत स्टेक जो है वो कंपनी का एक्वायर किया। कैसे एक्वायर किया? मैंने आपको अभी क्या बताया था? मैंने आपको अभी बताया था ना, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो जो 3 करोड़ वारंट्स इशू किए गए थे 1994 में, 3 करोड़ वारंट्स इशू किए गए थे, उनको सीधा कन्वर्ट करके 6.83% स्टेक एक्वायर कर लिया गया। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? अब आइए पीछे, कि अगर आप 5% से ज्यादा स्टेक एक्वायर करते हैं, स्टेक मतलब आपके पास वोटिंग राइट्स हैं, कंपनी में कोई भी डिसीजन होगा उसमें आपका स्टेक होगा, आप फैसले को बदल सकते हैं, वोटिंग राइट्स, यानी कि सीधा सीधा आप कंपनी के हिस्सेदार हैं। तो यानी कि अगर 5% से ज्यादा आपके पास स्टेक आ गया तो आपको पब्लिकली बताना पड़ता है, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि हमने शेयर्स को एक्वायर किया है। लेकिन इन्होंने बोला, इन्होंने ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया। तो इसीलिए सेबी का जो टेक ओवर रेवोल्यूशन 11 सेक्शन 1 है, उसको इन्होंने वायलेट किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर लगा है चार्ज, पेनाल्टी। कितने की? 25 करोड़ की। अब दोस्तों आप देखिए कि इनका स्टेक कितना हो गया था। पीएससी ने पर्सन इन एक्शन कंसल्ट, जो सेम गोल की तरफ बार बार बता रहा हूं काम करते हैं, उन्होंने अपना स्टेक कितना बढ़ाया? 22.7% से लेकर 38.3% बंपर। ठीक है, यहां पे मार्च 1999 में पीएससी का स्टेक कितना था कंपनी में? 22.7%, और 2000 आते आते ये हो गया 38.3%, जिसमें से 7.8% के लगभग शेयर्स वर एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट एंड मर्जर। ठीक है, तो ये चीज है 5% की, जो आपने अगर 5% से ज्यादा आपने स्टेक एक्वायर किए तो आपको बताना पड़ेगा पब्लिकली, लेकिन आपने नहीं बताया, आपने 6% से ज्यादा एक्वायर किए तब भी आपने कुछ भी नहीं बोला। तो इसीलिए 25 करोड़ की पेनाल्टी जो है वो आपको, आपके ऊपर लगाई गई है। और यहां पे 34 इंडिविजुअल्स को पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, जिसमें देखिए पर्सन एक्शन इन कंसर्ट आप समझते हो ना, इसमें कोई बाहर से नहीं आते हैं, इसमें फैमिली के ही लोग होते हैं। आप अपनी कंपनी बना रहे हैं ना, तो आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे आप चाहेंगे ना कि आपकी फैमिली के ही ज्यादा, क्योंकि भाई रिटर्न उन्हीं को मिले। तो यहां पे अंबानी परिवार ही है इसमें ज्यादातर, तो अनिल अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, मम्मी बच्चे सब। तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको पेनाल्टी जो है वो प्ले करनी पड़ती है। ठीक है, अब अंबानी फैमिली का ये बोलना है, ये रिप्लाई किया कि देखो भैया, जो इश्यू ऑफ वारंट्स था, जो सब मैंने आपको बता दिया, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा अब, और जो इश्यू ऑफ शेयर्स था, ठीक है, ये सेबी की टेक ओवर रेगुलेशंस के हिसाब से है ही नहीं, हमने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है। आगे क्या होगा दोस्तों हम देखेंगे। फिलहाल ये लेक्चर था इकोनॉमिक्स पे, आई होप आप समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। टेक्निकल लेक्चर्स अब मैं लाऊंगा और बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।